हाय स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे MSc जूलॉजी सौभाग्य देवी इंटरमीडिएट कॉलेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को बायोलॉजी विषय पढ़ा रहा हूं। तो बायोलॉजी विषय के अंतर्गत हम लोग क्लास 9th और क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेल यानी कि कोशिका का अध्ययन कर चुके हैं। हम लोगों ने कोशिका के विषय में पिछले वीडियो में यह जान लिया है कि कोशिका किसे कहते हैं, फिर कोशिका की खोज किसने किया, जीवित कोशिका की खोज किसने किया, मृत कोशिका की खोज किसने किया, उसके बाद कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन एंड सॉन ने, उस सिद्धांत को एक्सप्लेन किसने किया, रुडोल्फ विर्चो ने किया। उन्होंने बोला था अम्नी सेलुला ये सेलुला, आपको बताए थे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको दिमाग में बनाए रखिएगा आप लोग। उसके बाद आप लोगों को बताया गया था कि अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कोशिका जो कितने प्रकार की है। अगर इसके काइंड्स के बारे में देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, और एक दूसरे तरह से देखा जाए तो क्योंकि आपको पहले ही हम बताए थे कि अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो बायोलॉजी में आपको 2 सेक्शन पढ़ने होते हैं, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। तो चाहे आप बॉटनी पढ़िए और चाहे आप जूलॉजी पढ़िए। तो अब बॉटनी में पौधों के विषय में पढ़ते हैं, जूलॉजी में आप प्राणी के विषय में पढ़ते हैं। तो आपको दोनों केसों में यह जानना जरूरी होगा कि आखिर पौधा कैसे बना है और प्राणी के केस में कि कोई भी प्राणी का निर्माण कैसे हुआ है। तो दोनों को जानने के लिए आपको कोशिका का अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे वनस्पति हो चाहे प्राणी हो, दोनों का निर्माण जो हुआ है छोटे छोटे कोशिकाओं से मिल करके हुआ है। आपको बताया थे कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, उत्तक आपस में जब संलयित होते हैं तो अंग बनाते हैं और ये अंग आपस में जुड़ करके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। उसी अंग तंत्र से हमारे शरीर का निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण आपका होता है। ये चीज आपको पहले बताया जा चुका है। तो चूंकि प्लांट अलग चीज है और एनिमल अलग चीज है, तो चाहे आप प्लांट को पढ़िए या फिर एनिमल को पढ़िए, दोनों के केस में सेल को पढ़ना है आपको जरूरी है। इसलिए अगर इस आधार पर देखा जाए तो सेल को हम लोग 2 भागों में बांट दिए, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। दूसरी चीज, अगर इसकी प्रेजेंस की उपस्थिति के अनुरूप देखा जाए तो वहां पर देखिए प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि पूर्व केंद्रकीय कोशिका। पूर्व मतलब पहले, पूर्व केंद्रकीय कोशिका, पहले का केंद्रक लिए हुए आदि केंद्रक, जिसे आज भी बोलते हैं, आदि केंद्रक की कोशिका होती है। यू मतलब सु, यूकैरियोटिक सेल यानी कि सुविकसित केंद्रक युक्त कोशिका। ठीक, ये आदि केंद्रक युक्त कोशिका होती है और ये सुविकसित केंद्रक युक्त कोशिका होती है। ठीक, ये पूर्व केंद्र की कोशिका, ये सुकेंद्र की कोशिका। अगर हिंदी में बोला जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी पूर्व केंद्र की कोशिका एंड यूकैरियोटिक सेल यानी कि सुकेंद्र की कोशिका। कैरियन, एक कैरियन का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस यानी केंद्रक। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। प्रो यानी पहले, प्रो यानी पहले, और कैरियन का मतलब केंद्र यानी पहले के केंद्रक। यू मतलब होता है सु, और कैरियोटिक जो बना है ये कैरियन से मिलकर के बना है। कैरियन का मतलब होता है केंद्र। सु केंद्र की कोशिका, पूर्व केंद्र की कोशिका। तो थोड़ा इस बात पे चर्चा कर लिया जाए कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। नाम से स्पष्ट है कि पूर्व केंद्र की कोशिका है, तो इसमें केंद्रक जो होता है वो अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है, यानी केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। यूकैरियोटिक में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। अल्प विकसित और सुविकसित केंद्रक का मतलब यह है कि जो केंद्रक में, जो न्यूक्लियस में किसी भी सेल का, कोई भी सेल है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, और वो जो केंद्रक होता है वो केंद्रक ही मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस का, सॉरी
सेल का। तो जो केंद्रक है, केंद्रक में जो मटेरियल भरा हुआ है, हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसे क्रोमोसोम डीएनए के रूप में आप लोग जानते हैं, वो जेनेटिक मटेरियल हमारा केंद्रक में ही भरा हुआ होता है। तो केंद्रक में जो भरा हुआ जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक में अल्प विकसित, यूकैरियोटिक में पूर्ण रूप में विकसित होता है। दूसरा अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिकांगकों का अभाव होता है। कोशिकांगक, कोशिका के अंगक, सेल ऑर्गेनल्स, हिंदी में बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। कोशिकांगकों का अभाव होता है, इसमें कोशिकांगक नहीं पाए जाते हैं। कोशिकांगक जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, स्पीरोसोम, पैराक्सीसोम, गैलेक्सीसोम, ये सब क्या है? कोशिकांगक है। इसके विषय में हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे आगे। अभी सिर्फ जान लीजिए कि कोशिकांगक है क्या। एक कोशिका है, एक कोशिका है, सेल है, और उस सेल के अंदर भरे हुए हैं, बीच में न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ भरे हुए हैं कई सारे अंगक हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, स्पीरोसोम, गैलेक्सीसोम, पैराक्सीसोम, राइबोसोम्स, सब उसमें अंदर क्या हुआ है? कोशिका है, और उसी कोशिका के अंदर यहाँ बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपका जेनेटिक मटेरियल है, और इसके चारों तरफ क्या होगा? आपका सारे कोशिकांगक भरे हुए हैं। ठीक है, चर्चा करेंगे इसके। जब स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि स्ट्रक्चर कैसा होता है एक सेल का, तब हम इसके विषय में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। अभी जान लीजिए। तो ये कोशिकांगक होते हैं जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है कोशिका के अंगक, कोशिकांगक, सेल ऑर्गेनल्स। तो ये सेल ऑर्गेनल्स का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांगक उपस्थित होते हैं, बिल्कुल पूर्ण रूपे उपस्थित होते हैं। तीसरा अंतर देख लीजिए, प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जीवद्रव्य भ्रमण नहीं होता है, जीवद्रव्य भ्रमण नहीं होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जीवद्रव्य भ्रमण होता है। जीवद्रव्य भ्रमण यानी कि साइक्लोसिस इंग्लिश में बोलते हैं, कि जो इसके अंदर जो भरा हुआ द्रव्य है, इसके अंदर जो भरा हुआ द्रव्य है, इसे ही बोलते हैं हम लोग जीवद्रव्य। जिसके अंदर भरा हुआ द्रव्य है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जीवद्रव्य। अब इसका भी उपस्थिति होना जरूरी होता है कोशिका के लिए। क्यों? क्योंकि यह इसका भौतिक आधार है। किसी भी कोशिका के लिए, मात्र कोशिका के लिए नहीं, जीवन का भौतिक आधार बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म को। जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, वो इसलिए क्योंकि कोशिका का भौतिक आधार है। भौतिक आधार क्यों? क्योंकि जो ये सारे कोशिकांगक हैं, यही एक कोशिका के लिए काम करते हैं मिलके, और वह कोशिका ऊतक के लिए, ऊतक अंग के लिए, और अंग हमारे शरीर के लिए काम करता है। तो अगर ये क्या है कि इसमें जो समाहित है इस कोशिका के अंदर एक कोशिकांगक, इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो सारे कोशिकांगक आपस में लड़ भिड़ जाएंगे और उनको डैमेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए जो प्रोटोप्लास्ट है आपका जीवद्रव्य है, ये इनको रहने के लिए स्थान देता है, इसलिए इसको भौतिक आधार बोला जाता है। तो ये जो होता है इसमें मूवमेंट, यानी कि ये चलते रहते हैं, इसमें जीवद्रव्य भ्रमण होता है, यानी कि इसमें मूवमेंट होता है। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि जो कोशिकांगक है वो अपने आप एक ही जगह से फिक्स हो गया है। तो इसमें मूवमेंट होता रहता है। कहाँ पे? आपका यूकैरियोटिक सेल में मूवमेंट होता रहता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में मूवमेंट नहीं होता है। ठीक, तीसरी चीज, चौथी चीज क्या है? डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ये चीज थोड़ी सी आप लोगों को समझ में नहीं आ सकती है कि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। इसका हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आपका आगे जब हम लोग जैव अणु पढ़ेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर ही आपका जैव अणु है, तो जब जैव अणु पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जब चर्चा करेंगे डीएनए के विषय में, तो डीएनए कैसे पैक होते हैं आपस में, तब वहाँ पर बताया जाएगा कि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन का रोल क्या है। तो प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, यूकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। थोड़ी सी बस जान लीजिए शार्ट में कि डीएनए जो है, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है आपका, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आप लोग जानते हैं, यानी कि कॉइल होते हैं,
ये जो क्वाइलिंग होती है, ये क्वाइलिंग इनकी कैसे होती है कि इनके बीच में पाए जाते हैं ये हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टामर के रूप में पाए जाते हैं। ऑक्टामर के रूप में, ऑक्टामर यानी कि ऐसे आपका ये क्या है, एक 2 3 4 और 4 इसके जस्ट पीछे, 4 ये और 4 इसके जस्ट पीछे होते हैं, इसलिए 8 की संख्या में होते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है ऑक्टामर। ये क्या है, हिस्टोन है। ये क्या है, ऑक्टो क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये हिस्टोन प्रोटीन करते क्या है कि जो डीएनए का सूत्र हमारा है, डीएनए क्या है, धागा है लंबा सा, तो उस धागा क्या है कि उतना बड़ा धागा आखिर समाहित कैसे होगा। लंबाई उसकी, डीएनए की लंबाई आप लोग पढ़े होंगे पिछले कक्षाओं में, 9th के लोग तो नहीं पढ़े होंगे लेकिन 11th के लोग इतना तो पढ़े होंगे। डीएनए की लंबाई बहुत बड़ी होती है। अब इतना बड़ा डीएनए इतने छोटे से, अब सोचिए कि इतना एक अंग है, ये हार्ट मान लीजिए एक अंग है, ये ऊतक से बना है, ऊतक के कोशिका से बना है। अब उसमें उस कोशिका में भी कोशिकांगक, उस कोशिकांगक के बीच में न्यूक्लियस पाया जा रहा है। इतने छोटे से जगह में उतना बड़ा डीएनए समाहित कैसे होगा, उसको क्वाइल करके, ठीक उसी प्रकार से जैसे रस्सी आप लोग देखते हैं, तो रस्सी क्या है कि ऐसे लपेटा हुआ रहता है, क्वाइल रहता है, तो उसको क्या है कि जब खोलते हैं तो उसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से जो क्वाइलिंग होती है उसकी, वो क्वाइलिंग कराने के लिए हिस्टोन प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं। ये सब क्या करते हैं, उस धागे को आपस में बांध देते हैं। यानी कि जो हमारा डीएनए का जो सूत्र होता है वह इसी में क्या होता है, डीएनए का जो सूत्र है वो क्या है, इसी में क्वाइल होकर के, ऐसे ही क्वाइल होकर के, ठीक है साफ नहीं होता है जगह के अभाव में, ये क्वाइल होकर के क्या है कि बध जाता है, क्वाइलिंग हो जाती है इसकी। तो हिस्टोन का यही रोल होता है, हिस्टोन जिम्मेदार होता है, हिस्टोन प्रोटीन जिम्मेदार होता है डीएनए के क्वाइलिंग के लिए। तो इसमें डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो जाहिर सी बात है क्वाइलिंग भी नहीं होगी। और जब क्वाइलिंग नहीं होगी तो अर्थात वह जो डीएनए होगा वह क्या होगा, बिखरा हुआ रहेगा। ठीक है, यूकैरियोट में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, यानी कि डीएनए बाकायदे क्वाइल्ड रहते हैं। ठीक, तो ये आपका बेसिक अंतर है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। आपका बेसिक अंतर है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। पूर्व केंद्र की कोशिका, सुकेंद्रकीय कोशिका। फिर अगर दूसरे स्तर पे देखा जाए तो प्लांट, अगर कोशिका के प्रकार को, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, यानी कि जो पौधे हैं उनकी कोशिका कैसी होती है और जो प्राणी है उनकी कोशिका कैसी होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्लांट सेल जो होता है लार्ज इन साइज, उसकी साइज क्या होती है प्लांट सेल की, बड़ी होती है। किसके तुलना में, एनिमल की। एनिमल सेल क्या होता है, स्मॉलर इन साइज, इसकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। प्लांट सेल कैन नॉट चेंज इट्स शेप, प्लांट सेल जो होते हैं अपना शेप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एनिमल सेल में शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्योंकि मूवेबल है एनिमल, कोई भी एनिमल क्या है, मूवेबल है। तो जो सेल क्या है कि अपना शेप अगर चेंज नहीं करेगा तो उसमें मूवमेंट कैसे होगा, तो मूवमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, वैसे ही समझिए इसको, एनिमल कई जो एनिमल सेल है वह अपना शेप चेंज कर सकते हैं, प्लांट सेल अपना शेप चेंज नहीं कर सकते। शेप का मतलब क्या है कि जो कोशिका है, ये कोशिका कई तरह की होती है, कई शेप में पाई जाती है, कई तरह की पाई जाती हैं। कहीं पर ओवल होता है, कहीं पर आपका अम्बॉयडल होता है, कहीं पर आपका ऐसे लिनियर होता है, कहीं पर आपका शाखित होता है, जैसे न्यूरॉन्स में आप लोग देख लेंगे, न्यूरॉन्स में शाखित होता है। तो ये कई शेप में पाया जाते हैं कोशिकाएं। तो यहाँ शेप चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर शेप चेंज नहीं हो पाता है।
प्लांट सेल में प्लास्टिड एंड क्लोरोफिल पाए जाते हैं। प्लस साइन का मतलब है प्रेजेंट और माइनस साइन का मतलब है अब्सेंट। प्लास्टिड जो कलर प्रदान करते हैं पौधे को, पत्तियों को, पौधे के पूरे शरीर को जो कलर प्रदान करते हैं वो प्लास्टिड पाए जाते हैं। उनमें क्लोरोफिल यानी कि जो हरा रंग होता है जिसके कारण पौधे का वो पाया जाता है आपके प्लांट सेल में, बट एनिमल सेल में इनका अभाव होता है, माइनस साइन यानी कि अब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में जो गोल्गी बॉडी जो पाई जाती है, तो गोल्गी बॉडी प्लांट सेल में बोला जाता है डिक्टियोसोम, उसे बोला जाता है डिक्टियोसोम बोला जाता है। प्लांट गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम बोला जाता है और एनिमल सेल में उस गोल्गी बॉडी को गोल्गी बॉडी ही बोला जाता है, क्योंकि उसमें गोल्गी बॉडी वेल डेवलप्ड होती है, वेल फंक्शनल होती है। एनिमल में, प्लांट सेल में वेल फंक्शनल नहीं होती है, इसलिए इसको एक गोल्गी बॉडी को एक दूसरा नाम बोला जाता है डिक्टियोसोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसको दिमाग में बनाए रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग आज सेल के विषय में सेल के दो काइंड्स यानी कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एक दूसरे प्रकार का विभाजन प्लांट सेल और एनिमल सेल, दो चीजों के विषय में अध्ययन कर लिए। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल कि यानी कोई भी कोशिका जो है वह कोशिका बनी कैसे है, उसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से थोड़ा सा पहले जो कोशिका है, और हाँ एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए कि जो चीज आप लिखे हैं बोर्ड पे हम लिखे हुए हैं, इसको वीडियो को पॉज करके आप अपने नोटबुक पे लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा इसको। अब कोशिका के विषय में जो देखने वाली जो चीज है वो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। अगर लार्जेस्ट सेल की बात करें हम लोग, लार्जेस्ट सेल यानी कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जानते होंगे शुतुरमुर्ग। तो ऑस्ट्रिच का अंडा अनफर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसका वो क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग ऑस्ट्रिच का वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका अनफर्टिलाइज्ड एग है, इसको हूबहू आपको याद करना है। लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट दोनों अलग चीजें हैं। लार्जेस्ट यानी कि आपका आकार में और लॉन्गेस्ट यानी कि लंबाई में। तो लॉन्गेस्ट सेल की अगर बात किया जाए तो लॉन्गेस्ट सेल आपका ह्यूमन में पाया जाता है, वो है आपका नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। आपके अंगूठे से लेकर सर तक फैला होता है तंत्रिका कोशिका, बहुत ही लंबी कोशिका है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, लॉन्गेस्ट सेल भी बोला जाता है। लार्जेस्ट सेल अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात किया जाए, स्मॉलेस्ट सेल तो सबसे छोटी जो कोशिका है, तो सबसे छोटी कोशिका को बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका जो है वो है माइकोप्लाज्मा। ये जो होती है सबसे छोटी कोशिका, बहुत ही छोटा इसका आकार होता है। तो ये हूबहू आपको रट लेना है, ये आपको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में और इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा एज इट इज जैसे है। लार्जेस्ट सेल अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। वनस्पति के केस में अगर बात किया जाए, वनस्पति के केस में बात किया जाए तो अगर लॉन्गेस्ट सेल में के लिए, तो वनस्पति के केस में एसिटेबुलेरिया नामक एक शैवाल होता है। शैवाल है
स्टेबुलेरिया नामक शैवाल है, स्टेबुलेरिया नामक शैवाल का जो फ्लोएम फाइबर है, स्टेबुलेरिया नामक शैवाल का जो फ्लोएम फाइबर होता है वो वनस्पति के केस में सबसे लंबी कोशिका होती है। मनुष्य के केस में नर्व सेल सबसे लंबी कोशिका है और वनस्पति के केस में बात किया जाएगा तो स्टेबुलेरिया नामक शैवाल का जो फ्लोएम फाइबर है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। लार्जेस्ट सेल ऐसे जनरली पूछ लिया जाए, सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है? अनफर्टिलाइजेगा पास्टरीज। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न पूछ करके फंसाने की कोशिश करता है। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट पूछ रहा है या फिर आपका स्मॉलेस्ट तो समझ में आ जाएगा, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट। और भी लॉन्गेस्ट किस में पूछ रहा है? ह्यूमन के केस में या फिर आपका पौधों के केस में पूछ रहा है। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अब ये चीज आपका हुआ कंप्लीट कि सेल जो है वो लॉन्गेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। इसके बाद आपको होमवर्क के रूप में सेल का जो हिस्ट्री है, आपको पहले वीडियो में जो बताया गया था, सेल की हिस्ट्री की उसकी किसने खोज किया है और सेल थ्योरी किसने दिया है, एक्सप्लेन किसने किया है, उन वैज्ञानिकों के नाम बार बार आप लोग पेज पर अपने कॉपी पर रफ कॉपी पर ले लीजिएगा, उस पर बार बार उस नाम को लिखिएगा। क्योंकि समस्या ये है बच्चों कि आप लोग 9th यानी कि विज्ञान विषय को एक अलग विषय के रूप में पहली बार अध्ययन कर रहे हैं। 11th के बच्चे अभी तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक ही किताब में पढ़े हुए हैं। अब अलग बायोलॉजी को अलग से पढ़ना है। पहले तो अलग अलग बुकें होती थी, जूलॉजी की अलग, बॉटनी की अलग, अब एक ही में आपको पढ़ना है। तो थोड़ी सी घबराहट आपको हो सकती है, थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है कि शब्द जो है अंग्रेजी के इतने कठिन कठिन शब्द लिखे जा रहे हैं, कैसे याद होंगे ये, कैसे हम लिख पाएंगे। तो इसके लिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि उन वैज्ञानिकों के नाम को, उन शब्दों को आप बार बार अपनी कॉपी पर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा और हताश ना होइए, बिल्कुल साथ बने रहिए। आप लोगों को 100% मैं गारंटी देता हूँ बायोलॉजी सिखा कर रखूँगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कि सेल के काइंड्स पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं, क्या उनका फंक्शन है, किस तरह से काम करते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन के विषय में। धन्यवाद।